हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 12 है जो चल रहा है, और उसमें आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो चल रहा है कि किन कारणों से इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन है वो हो रहा है, यानी पर्यावरण का निम्नीकरण किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। उसमें जैसे हमने प्रदूषण के बारे में डिस्कस किया था कि 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, जिसमें फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके थे कि वाटर पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लेवल है उसका बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे वायु प्रदूषण है वो भी इंक्रीज है, वो होता जा रहा है कि एक लेवल इतना आ जाता है कि एयर का लेवल है वो काफ़ी गंदा हो जाता है, और उसको रोकने के लिए कुछ दिन ऑरेंज डे अलर्ट है वो डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे अभी रिसेंट चाइना में हुआ था, उन्होंने 1 डे का ऑरेंज डे अलर्ट है वो किया था। 1 डे ऑरेंज डे अलर्ट करने का मतलब ये होता है कि उस दिन कोई कारखाने या व्हीकल वगैरह नहीं चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें अभी करंट की, तो जैसे ये कोरोना वायरस में लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन होने की वजह से सब उद्योग और वाहन वगैरह सब बंद हो गए थे, जिनकी वजह से जो एयर है वो काफ़ी साफ़ हो गई थी, और दूर दूर की जो पहाड़ियां हैं, या ये हम कहें कि अंबाला की मोरनी की पहाड़ियां या लघु हिमालय है, वो स्पष्ट दिखाई देने लगा था, क्योंकि एयर है वो काफ़ी साफ़ हो गई थी और विजिबिलिटी है वो काफ़ी क्लियर है हो गई थी। चलो अब हम डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशंस। वायु प्राण का आधार है, कि अगर वायु नहीं है तो हमारे प्राण नहीं बच सकते, क्योंकि जीवन है वो वायु के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर वायु है तो आपका जीवन है वो पॉसिबल है, क्योंकि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन है वो चाहिए, और हमें आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन वायु नहीं है तो हम आग नहीं जला सकते। शुद्ध वायु यानी प्योर वायु ग्रहण करके, यानी शुद्ध वायु ग्रहण करके मनुष्य स्वस्थ रहता है, यानी बगैर पोल्यूशन वाली शुद्ध वायु ग्रहण करके मनुष्य है वो स्वस्थ रहता है। वायु में कुछ अशुद्धियां, यानी वायु में कुछ इम्प्योरिटीज तो नैसर्गिक तौर पर होती हैं, कि वायु में जो कुछ इम्प्योरिटीज हैं या कुछ अशुद्धियां हैं वो तो नेचुरल रूप से होती हैं, लेकिन ज़्यादा वायु में अशुद्धियां हैं उनके लिए मनुष्य है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि मनुष्य ने ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाए, कारखाने लगाए, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और वायु है वो बहुत ज़्यादा इम्प्योर है वो हो जाती है। परंतु अधिकतम अशुद्धियों के लिए मनुष्य जिम्मेवार है, लेकिन ज़्यादा अशुद्धियों के लिए जो मनुष्य है वो जिम्मेवार है। वायु में कणीय तत्व यानी पर्टिकुलेट कंपोनेंट्स की, वायु में कणीय तत्व पर्टिकुलेट कंपोनेंट्स तथा रासायनिक प्रदूषक और केमिकल पोल्यूटेंट्स मिल जाने से, कि वायु में पर्टिकुलेट कंपोनेंट्स एंड केमिकल पोल्यूटेंट्स मिल जाने से वायुमंडल का संगठन बदल जाता है। कि जब वायु में पर्टिकुलेट कंपोनेंट्स एंड केमिकल पोल्यूटेंट्स मिल जाते हैं तो जो वायुमंडल है उसका जो संगठन है वो बदल जाता है। अब फर्स्ट इसमें आता है आपका नैसर्गिक प्रदूषक, यानी नैसर्गिक प्रदूषक वो प्रदूषक जो वायु में नेचुरली रूप से पाए जाते हैं, या उनके उस प्रदूषण के लिए मनुष्य है वो रेस्पॉन्सिबल है वो नहीं होता। जैसे ज्वालामुखी, राख और उल्कापात। अब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसके लिए मनुष्य रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार एक नेचुरल प्रक्रिया है और वह अपने आप ही होती है। तो ज्वालामुखी उद्गार होता है तो बहुत ज़्यादा राख है वो वायुमंडल में उड़ती है और वायु प्रदूषण है वो होता है। सेकंड है इसी में उल्कापात। जब उल्काएं टूटते हैं अंतरिक्ष में, वो भी नेचुरल रूप से टूटते हैं, उनके टूटने में मनुष्य का कोई हाथ है वो नहीं होता, उनसे भी वायु प्रदूषण है वो होता है। सेकंड है समुद्री लहरों से उड़ता हुआ नमक। कि समुद्र का पानी है वो अत्यंत खारा होता है, यानी उसमें सैलिनिटी की क्वांटिटी मैक्सिमम 35% तक होती है। इस समुद्री लहरों से जो नमक उड़ता है और वायु में मिल जाता है वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें भी मनुष्य का कोई हाथ है वो नहीं होता, और एयर पोल्यूशन है वो होता है।
थर्ड आता है आपका समुद्री लहरों से थर्ड आता है आपका तूफानों से उठे धूलिकण, कि जब तूफान आते हैं तो तूफान आने के कारण काफ़ी ज़्यादा मिट्टी, कंकड़, पत्थर, या हम ये कहें कि पॉलीथीन बैग वगैरह ये काफ़ी उड़ते हैं और वायु है वो काफ़ी अशुद्ध हो जाती है। ये भी नेचुरली है, क्योंकि तूफान नेचुरल रूप से ही आते हैं, इसमें भी मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, और वायु प्रदूषण है वो होता है। जंगलों की आग से उठने वाला धुआं। अब जंगलों में जब तेज हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं चलने के कारण जंगलों में जब फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो आग लग जाती है, और आग लगने से काफ़ी वनस्पति हो जलकर नष्ट हो जाती है और काफ़ी धुआं उड़ता है, जिससे वायु है वो काफ़ी पोल्यूटेड हो जाती है। उसके बाद है बैक्टीरिया तथा वायरस, कि जो बैक्टीरिया और जो वायरस हैं वो भी एयर पोल्यूशन करते हैं। तो ये जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर हैं आपके नैसर्गिक कारक यानी नेचुरली कारक, जिनके द्वारा वायु प्रदूषण है वो होता है। सेकंड आपका आता है कि मैन मेड फैक्टर्स, मानव जनित प्रदूषक, यानी वो कारक जिन मनुष्य द्वारा की गई वो क्रियाएं जिनसे वायु प्रदूषण है वो होता है। पहला है कोयला, खनिज तेल तथा जीवाश्मी ईंधन का जलना। अब मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी ऊर्जा जनरेट करने के लिए कोयले को जलाना है वो स्टार्ट किया, और कोयला जब जलता है तो काफ़ी कालिक है वो छोड़ता है, जिससे वायु प्रदूषण है वो होता है। खनिज तेल, पेट्रोलियम, डीजल, मनुष्य अपने व्हीकलों को चलाने के लिए खनिज तेल का इस्तेमाल करता है, जिससे भी धुआं है वो निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो इंक्रीज होती है और काफ़ी प्रदूषण है वो होता है। फिर है परमाणु विस्फोट। अब मनुष्य क्या है कि लगातार अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या अपने दूसरे देशों से अपने आप को सेफ करने के लिए परमाणु परीक्षण है वो करता रहता है। जब परमाणु विस्फोट होता है तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है और वायु प्रदूषण है वो होता है। रासायनिक प्रक्रियाएं यानी केमिकल एक्टिविटीज़, कि मनुष्य जब रासायनिक प्रक्रियाएं, केमिकल एक्टिविटीज़ करता है उनके द्वारा भी काफ़ी प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है वो होता है। खनन, कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाने खोदता है, खनिजों को ज़मीन के अंदर से निकालता है और उससे काफ़ी जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और उससे वायु प्रदूषण है वो होता है। अयस्कों का गलाना या साफ करना, कि अयस्कों को गलाने और साफ करने से भी वायु प्रदूषण है वो होता है। खेतों में कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कि जब मनुष्य खेती करता है तो वह खेतों में स्प्रे करता है, कि स्प्रे करने से वो जो स्प्रे होती है, जो दवाइयाँ होती हैं वो वायु में मिल जाती हैं और उनसे भी वायु प्रदूषण है वो होता है और वायु प्रदूषण काफ़ी इंक्रीज है वो होता है। को आज के टाइम में जब मॉडर्न एग्रीकल्चर की जा रही है, आधुनिक खेती की जा रही है, आधुनिक खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग है वो किया जा रहा है। कीटनाशकों का और फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा एक्सेस में प्रयोग किया जा रहा है। एक्सेस में प्रयोग किए जाने से इनसे वायु प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। वायु प्रदूषण के 2 मेजर स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट है आपका उद्योग यानी इंडस्ट्रीज, सेकंड है आपका परिवहन। अब फर्स्ट हम उद्योग के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि उद्योग कोयला तथा खनिज तेल जैसे जीवाश्मी ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुएं से 3 से 4% तक गंधक की मात्रा होती है। अब उद्योगों में कोयला और खनिज तेल जब जलता है तो उनमें 3 से 4% धुएं की जो परसेंटेज है वो होती है, धुएं की मात्रा है वो होती है। चिमनियों से धुएं के रूप में जब यह गंधक वायुमंडल में मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनकर वायु को प्रदूषित करती है। जो ईंधन पूरी तरह से नहीं जलते उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और जब यह गंधक वायुमंडल में मिलता है, ठीक है, तो यह पोल्यूशन है वो फैलाता है। और कई जब ईंधन है वो पूरी तरीके से नहीं जलते, नहीं कंप्लीटली उनको कंबस्ट नहीं होता, तो उनसे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है वो निकलती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो वायु में मिल जाती है और वायु प्रदूषण है वो करती है। जो जल को प्रदूषित करती है। कारखानों से निकलकर सल्फ्यूरिक व नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प से मिलकर क्रमश सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक एसिड में बदल जाते हैं। फिर यही एसिड अम्ल वर्षा के रूप में पुनः धरातल पर पहुंच जाते हैं और फिर यही एसिड सल्फ्यूरिक एसिड
यानी एसिड रेन के रूप में वापस वायुमंडल में है वो पहुंच जाते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जल को प्रदूषित करती है, वायु को प्रदूषित है वो नहीं करती। और फिर यही क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड ये एसिड रेन के थ्रू वापस अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड में स्थल विकिरण को अवशोषित करने की अधिक क्षमता होती है। इससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ता है, जिसे हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तापमान की असामान्य वृद्धि से जलवायु संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं और वर्षा की मात्रा गड़बड़ा सकती है। ओजोन परत का पतला होने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इन्हीं कारखानों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। ओजोन परत पैराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेडियस से हमें बचाती है। अब जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं, सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी जो किरणें हैं उनसे हमें बचाती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी इंक्रीज हो जाती है तो ओजोन लेयर का जो होल है वो चौड़ा हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो डायरेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर आने लगते हैं, जिनसे पृथ्वी के ऊपर काफी भयंकर और बीमारियां हैं वो होने लगती हैं, जैसे त्वचा के रोग, कैंसर की बीमारी है वो होने लगती हैं। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है जो वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती है, और उसके बढ़ने से ही ओजोन लेयर का जो क्षेत्र है वो चौड़ा होता जा रहा है। इनके अतिरिक्त कारखानों से राख, धूल, विषैली गैसें तथा हानिकारक गंधक भी वायु में फैल जाती हैं। इसके लिए विशेष रूप से चमड़ा, लुगदी और कागज और रासायनिक उद्योग दोषी है। और इसके लिए क्या है कि चमड़ा, कागज, लुगदी और जो रासायनिक इंडस्ट्रीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के साधनों द्वारा भी वायु प्रदूषण है वो काफी अधिक होता है, क्योंकि जब परिवहन के साधन चलते हैं तो वो धुआं छोड़ते हैं और वो धुआं है वो वायु में मिल जाता है। अगर हम बात करें दिल्ली भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। अगर हम दिल्ली जाते हैं तो वहां की वायु में इतना धुआं या इतनी कालिक है वो मिली हुई रहती है कि थोड़ी सी दूरी पर चलने पर जैसे हमारे फेस के ऊपर कालिक है वो जम जाती है और हम उसको हैंकी से साफ करते हैं तो उसके ऊपर साफ स्पष्ट चिपकी है वो दिखाई देती है। तो वहाँ की वायु में एयर पोल्यूशन है, वहाँ की वायु में जो कालिक है वो काफी ज्यादा पाई जाती है। पिछले 3 दशकों में देश के मोटर वाहनों में 32 गुना वृद्धि हुई है। कि पिछले 3 दशकों में देश के जो मोटर वाहन है उनमें 32 गुना ठीक है कि पिछले 3 दशकों में देश के मोटर वाहनों में 32 गुना वृद्धि है वो हुई है। वर्तमान में भारत में 1.5 करोड़ से ज्यादा वाहन चल रहे हैं। इनमें से अधिकांश वाहनों में अंतर्दहन इंजन यानी इंटरनल कंबस्टन इंजन लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के प्रदूषणकारी तत्वों को छोड़ने के अतिरिक्त ये इंजन गैसोलीन से प्राप्त सीमा धातु के महीन कण भी वायु में छोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषित होता है। प्रदूषण नियंत्रण के अभाव और सीमा युक्त ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण देश के प्रमुख नगरों में वायु की गुणवत्ता घट रही है। नगरों के ऊपर कोहरा, जिसे शहरी धूम्र कहा जाता है, वस्तुतः वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण ही होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। अगर वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकती है। नगरीय पर्यावरण का वर्षा जल विश्लेषण इंगित करता है कि गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों से सदैव कम होता है। कि जो शहरी हैं वहां में क्या है कि ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं वो ज़्यादा चलते हैं। ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के साधन चलने की वजह से वहाँ की जो एयर है उसमें प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में अभी अक्टूबर और नवंबर में ही ऐसा हो जाएगा जैसे धुंध के जो बादल हैं वो छाए रहते हैं, वो प्रदूषण के कारण ही ऐसा होता
है। अब दूसरा एयर पोल्यूशन का एक मेजर फैक्टर है वो सामने आ रहा है कि जैसे पंजाब और हरियाणा में जहाँ पर धान की खेती होती है, वहाँ पर किसान है वो धान की जो पराली होती है उसको जलाते हैं। धान की पराली जलाने से काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन है वो होता है और विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाती है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक होता है।